हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप सभी को पता है, हम ऐसे शॉर्ट टॉपिक्स की वीडियोस आपके लिए लेकर आए हैं जो बहुत ही कम कराए जा रहे हैं अदर लोकेशंस पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिज़ाइन। तो आइए चलते हैं। तो बिल्डिंग प्लानिंग सबसे पहले होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। बेसिकली बिल्डिंग प्लानिंग क्या है, आप बिल्डिंग के कंपोनेंट्स को अपनी सही जगह पे रखना ही बिल्डिंग प्लानिंग है। ठीक है, हमने आज सोच लिया कि कल जो हमारा घर बनेगा उसमें मेरे रूम्स कहाँ पर होंगे, किचन कहाँ होनी चाहिए, उसका वॉशरूम कहाँ पे होना चाहिए, लिविंग एरिया कहाँ होना चाहिए, डाइनिंग कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, और बनने के बाद मेरा घर इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है ना। तो आपने जो आज बैठे बैठे सोच लिया कि इस तरीके से मेरा घर बनने के बाद दिखाई देना चाहिए, इसी को तो बिल्डिंग प्लानिंग कहते हैं। ठीक है ना। अभी हमने बात की रेजिडेंशियल की, जो आप देख रहे हैं और जो हम पढ़ेंगे भी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है ना, जिसमें आप रह रहे हैं। और अगर मैं बात करूं पब्लिक बिल्डिंग की या किसी इंस्टीट्यूशन की या फिर किसी कॉलेज की या स्कूल की, तो विद रिस्पेक्ट टू द पर्पस आपकी जो बिल्डिंग की यूटिलिटीज हैं, जो ये चेंज होती जा रही हैं, उसके हिसाब से ही हम प्लानिंग करेंगे। अब मैं स्कूल के लिए रेजिडेंशियल प्लानिंग तो नहीं कर सकती हूँ, मुझे वहां पे तो किसी को रखना नहीं है ना, वहां तो बच्चे पढ़ने जाएंगे, तो प्लानिंग उस तरीके से रहेगी। वहां पे प्लानिंग रूम्स की नहीं करेंगे, वहां पे प्लानिंग होगी क्लासेस की, कि इतना बड़ा रूम चाहिए, इतने का स्पेस चाहिए, 60 बच्चे बैठेंगे, इतनी ब्रांचेस, इतना ये सब, वॉशरूम्स यहाँ होने चाहिए, प्रिंसिपल का रूम यहाँ होना चाहिए एंड ग्राउंड यहाँ होना चाहिए अकॉर्डिंगली। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है बिल्डिंग के अलग अलग कंपोनेंट्स को उनकी सही जगह पर रखने का, ठीक है ना, और बिल्डिंग कैसे दिखेगी बनने के बाद, ठीक, उस क्योंकि आपने वो कंपोनेंट्स अपनी सही जगह पे बिल्डिंग की यूटिलिटी के हिसाब से ही लगाए हैं, अपनी जिसे कहते हैं जो जिस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बिल्डिंग चाहिए थी, उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने उन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को प्लेस किया है, तो उसी को क्या बोला जाता है, बिल्डिंग प्लानिंग बोला जाता है। कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए बड़े बड़े, या फिर इवन जो छोटे ठेकेदार हैं, वो भी बिल्डिंग प्लानिंग की मदद लेते हैं अपने अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है। और हम अपना घर बनाते हैं तो हम भी तो सोच लेते हैं ना, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ऐसा होगा, इस तरीके से घर बनेगा, तो वो भी एक तरीके की बिल्डिंग प्लानिंग ही होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे लिखा भी है, द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ न्यूमरस कंपोनेंट्स और यूनिट्स ऑफ अ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ comprehensible and standard structure to achieve its specific function is known as building planning। जैसे कि मैंने आपको समझाया, बिल्कुल वही चीज यहाँ पर लिखी हुई भी है। मैंने जैसे बताया, आप आज बैठे बैठे सोच लेते हैं कि भैया मेरा घर या मेरा जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इस तरीके से आगे दिखने वाला है, तो इट्स अ ग्राफिकल इलस्ट्रेशन ऑफ हाउ अ स्ट्रक्चर विल सीम आफ्टर इट इज कंस्ट्रक्टेड। तो आपने आज बैठे बैठे सोच लिया ना, तो ग्राफिकल इलस्ट्रेशन तो है, अभी बना थोड़ी है, अभी तो आप सोच रहे हो, तो ग्राफिकल इलस्ट्रेशन भी आप उसको बोल सकते हो, क्योंकि हम इसमें 2D फिगर्स वगैरह देखते हैं। ऑटोकैड जो आप ड्राइंग देखते हो, इट्स अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग ओनली। ठीक है ना, बिल्डिंग प्लानिंग इन ड्राइंग स्पेसिफिकली। तो मैंने जैसे कि बताया, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, बिल्डर्स हो गए, वो भी बिल्डिंग प्लानिंग की मदद से ही अपने स्ट्रक्चर्स या प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग प्लानिंग इज इन सिंपल टर्म्स, जो मैंने लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाया, बिल्डिंग के अलग अलग कंपोनेंट्स को उनकी सही लोकेशन पे प्लेस करना ही बिल्डिंग प्लानिंग है। ठीक है ना। आपने आज बैठे बैठे सोच लिया कि मेरे घर में यहाँ पर इतने रूम्स होंगे, इधर ये रूम होगा, उधर उसका रूम होगा, इधर मेरा किचन होगा, उधर डाइनिंग होगा, उधर किचन होगा, और बनने के बाद इस तरीके से लगेगा, वही तो बिल्डिंग प्लानिंग है, और क्या है। नेक्स्ट इज, अच्छा, अब फैक्टर्स की अगर हम बात करें, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला जो फैक्टर रहता है वो होता है किस तरीके की बिल्डिंग बनाने जा रहे हो आप। ठीक है ना। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, फंक्शन ऑफ द बिल्डिंग, किस तरीके की बिल्डिंग है बनाने जा रहे हो। फंक्शन ऑफ द बिल्डिंग मतलब यहाँ पे वही है, किस तरीके की बिल्डिंग बनाने जा रहे हो, रेजिडेंशियल बना रहे हो, कमर्शियल बना रहे हो, इंस्टीट्यूशनल बना रहे हो, या इंडस्ट्रियल बना रहे हो, कैसी बिल्डिंग बनाना चाह रहे हो, तो वही आपका क्या हो जाता है, फंक्शन ऑफ बिल्डिंग हो जाता है, कि वेदर इट इज रेजिडेंशियल, वेदर इट्स कमर्शियल, वेदर इट्स इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्रियल, तो किस तरीके की बिल्डिंग है, किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करने वाली है, तो उसी के बिहाफ पे आप बिल्डिंग प्लान करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्कूल की प्लानिंग आप घर के हिसाब से नहीं कर सकते और घर की स्कूल के हिसाब से नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसीलिए हमारा फैक्टर हो जाता है फंक्शन ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है ना, वेदर इट इज रेजिडेंशियल
कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल एक्सेट्रा, और इंस्टीट्यूशनल एक्सेट्रा। तो ये फंक्शन जिस तरीके का होगा उसी तरीके से आप प्लानिंग करेंगे, और वही मेरा पहला आपका क्या हो जाता है, पर्टिकुलर फैक्टर अफेक्टिंग बिल्डिंग प्लानिंग हो जाता है। दूसरा है शेप एंड साइज ऑफ द प्लॉट। जिस तरीके का आपको ऑब्वियसली अगर मुझे चाहिए, मैं 400 गज का मेरे पास एक प्लॉट है, तो भैया जो घर बनेगा वो घर नहीं बनेगा, वो बंगला ही बनेगा आपका, ठीक है ना, बंगले जैसा ही घर बनेगा 400 गज के प्लॉट में, ठीक है ना। आजकल जो 2 BHK और 1 BHK का फैशन चल पड़ा है, उस 1 BHK में भी जो एक कमरा है वो भी 10 बाय 12 का नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर मैं 400 गज में घर बनाने की बात कर रही हूँ तो वहां पे आपको घर नहीं मिलेगा, वो बंगले टाइप घर ही है आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे शेप एंड साइज ऑफ द प्लॉट, क्योंकि उसमें रूम भी बहुत स्पेशियस होंगे, है ना, रूम भी बिल्कुल डाइनिंग जैसे हमारा हॉल रहते हैं ना, ड्राइंग रूम्स रहते हैं, वहां पे रूम उतने बड़े होंगे, ठीक है। तो शेप एंड साइज ऑफ द प्लॉट बहुत मैटर करता है कि किस तरीके का आपको स्पेस मिलने वाला है अंदर। तो ये भी एक तरीके का जिसे फैक्टर है जो बिल्डिंग प्लानिंग को आपका अफेक्ट करता है। अगर मैंने आपको 80 गज का प्लॉट दिया तो उसमें क्या बनाओगे और कितना स्पेस दे लोगे आप, कितना स्पेशियस बना पाओगे, बायलॉज भी फॉलो कर रहे हैं तो कितना कैसे कर लोगे। तो शेप एंड साइज ऑफ द प्लॉट बहुत अफेक्ट करता है किसको, आपकी प्लानिंग को, ठीक है। नेक्स्ट इज टोपोग्राफी। अब ये टोपोग्राफी कैसे अफेक्ट कर रही है भैया, टोपोग्राफी की इज बेसिकली द नेचुरल फीचर्स, है ना, हिली एरिया है, माउंटेनियस है, रोलिंग है, प्लेन है, कैसा है, तो टोपोग्राफी पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, तभी तो आप डिजाइन कर पाओगे उस टोपोग्राफी के अकॉर्डिंगली। क्योंकि अगर मैं हिली रीजन्स की बात करूं तो वहां पे आपको बेसिकली अलग प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, प्लेन्स में अलग फेस करनी पड़ेंगी, एंड अकॉर्डिंगली ऐसा ही चलेगा। तो इसलिए टोपोग्राफी भी बहुत अफेक्ट करती है आपके बिल्डिंग प्लानिंग को। द नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक कंडीशन। अब क्लाइमेटिक कंडीशन, कुछ प्लेन्स में भी आप देखते हो कि बहुत बारिश हो रही है, 12 महीने बहुत बारिश हो रही है, ठीक है ना, और कुछ एरिया ऐसे हैं जो कि बिल्कुल हिली रीजन्स में है लेकिन बारिश बहुत कम हो रही है कंपैरेटिवली। तो यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस भी मेजर रोल प्ले करती हैं। हवा किस डायरेक्शन से आ रही है ना, और बेसिकली यूजुअल 12 महीने डायरेक्शन क्या रहता है, बारिश किस तरीके से अपना पैटर्न फॉलो कर रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है ना, इस तरीके से, या कौन सा मैक्सिमम बेसिकली डायरेक्शन रहता है बारिश का, हवा के डायरेक्शन जहां हवा रहेगी वहां बारिश के बूंदे मुड़ के वहीं आ जाएंगी ना। मान लो वहीं पे आपने अपने घर का दरवाजा रख रखा है तो सारा बारिश का पानी आपके घर के अंदर। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी आपकी बिल्डिंग प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, धूप है, गर्मी है, सर्दी है, सब चीजें। नेक्स्ट इज बिल्डिंग बायलॉज। अभी मैंने बोला कि भैया 80 गज का प्लॉट है, बायलॉज भी फॉलो करने हैं, तो कितना अच्छा आप उसको बना पाओगे। तो ये बिल्डिंग बायलॉज, जैसे कि आपको सभी को पता होगा, आपको अपने घर के बाहर एक सेटबैक छोड़ना पड़ता है। सेटबैक क्या होता है, एक स्पेस होता है जो आपको अपने घर के चारों तरफ छोड़ना पड़ता है फॉर द प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ योर होम। तो उसी स्पेस को आप सेटबैक के नाम से जानते हो, और ये बिल्डिंग बायलॉज का पार्ट है कि सेटबैक को छोड़ना बहुत जरूरी है। उसके मल्टीपल रोल्स हैं। आगे अगर सड़क कभी वाइडन करने की जरूरत पड़ी वो भी एक रीजन हो सकता है, और उसके अलावा जो जनरल रीजन के लिए आप वो देते हो वो ये है कि आप क्या कर रहे हो, बेसिकली वेंटिलेशन के लिए वो जगह छोड़ रहे हो, आपके घर ताकि वेंटिलेटेड रहे, हवा का आदान प्रदान होता रहे। क्योंकि आजकल तो घर चिपक के बन रहे हैं, है ना, तो वेंटिलेशन कहाँ से आएगी आपके घर में, फिर सीलन, डैम्पनेस और ये सब रहेगा, तो इसीलिए वेंटिलेशन के लिए छोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग। तो जब आप बात करते हो, अब आपको पता चल गया कौन कौन से फैक्टर्स आपकी बिल्डिंग प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। ये कुछ प्रिंसिपल हैं जो आपको डिजाइन में मदद करते हैं, ठीक है ना, किसको, बिल्डिंग को डिजाइन करने में मदद करते हैं। जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है एस्पेक्ट। क्या है, एस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग। अब ये एस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। क्या होता है ये एस्पेक्ट, क्या होता है एस्पेक्ट, क्या होता है बेटा, जो पर्टिकुलर ऑक्यूपेंट्स किसी भी बिल्डिंग में जब रह रहे होते हैं ना, उनको हर तरीके का नेचुरल कंफर्ट मिल पाए। जैसे कि लाइटनिंग हो गई प्रॉपर, हवा हो गई, है ना, ये सारे नेचुरल जो कंफर्ट्स हैं उसको मिल पाए और उसको किसी भी तरीके की ऐसे दिक्कत ना हो, इसी को क्या बोला जाता है, एस्पेक्ट बोला जाता है। आपने रूम्स इस तरीके से प्लेस किए हैं, अपने सारे कंपोनेंट्स बिल्डिंग के इस तरीके से प्लेस किए हैं कि आपके जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनको मैक्सिमम कंफर्ट मिले उस बिल्डिंग में, तो उसी को क्या बोला जाता है, एस्पेक्ट बोला जाता है। अभी हम इसे आगे देखेंगे भी इमेजेस के थ्रू। नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्ट। मैं अभी ब्रीफिंग कर रही हूं खाली।
प्रोस्पेक्ट इज, अब देखो आपने बिल्डिंग के अंदर का तो देख लिया, सारे जो कंपोनेंट्स है अपनी अपनी ऐसी जगह पे प्लेस किए हैं कि अगर कोई भी वहां रहने आए तो उसे मैक्सिमम कंफर्ट मिले। लाइट के टाइम पे लाइट मिल रही है, हवा के टाइम पे उसको हवा मिल रही है, ठीक है ना, तो उसको एस्पेक्ट बोल दिया। प्रोस्पेक्ट मींस, अब देखो जो ऑक्यूपेंट वहां पे रहने के लिए आया उसे वहां बिल्डिंग में रहने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसने बाहर देखा, आपने देखा होगा बॉम्बे साइड जब आप जाते हो तो मोस्टली लोग ना होटल्स लेते हैं और वो सी फेसिंग लेते हैं कि बाहर सी दिखेगा, हमें समुद्र दिखेगा। तो यहां पर बेसिकली प्रोस्पेक्ट क्या है, आप अपने जब घर से बाहर देखते हैं तो आपका व्यू कैसा है। सामने जंगल है तो वाओ यार ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है यार, मान लो कूड़े का ढेर है तो वो बिल्डिंग का एक तरीके का प्रोस्पेक्ट खराब कर रहा है ना, है ना। किस तरीके से बेसिकली बाहर का व्यू आपको अफेक्ट कर रहा है, ऑक्यूपेंट को अफेक्ट कर रहा है, दैट इज प्रोस्पेक्ट। बाकी इसके प्रिवेंट करने की भी वो रहते हैं, अगर इनकेस डंपिंग ग्राउंड या कुछ होता है तो ब्लैक लिड्स वगैरह लगा दी जाती हैं उस बिल्डिंग में, ताकि बाहर का विजन उस तरीके से अफेक्ट ना कर पाए ऑक्यूपेंट को। बट प्रोस्पेक्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग प्लानिंग। तो प्रोस्पेक्ट भी हम देख के बिल्डिंग डिजाइन करते हैं। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तभी आप किसी कूड़े के दान के समय, मतलब कूड़ेदान के सामने ओपनिंग रखोगे, अदरवाइज तो क्यों रखोगे, है ना। नेक्स्ट इज अगेन हमारे पास और भी 12 वो है, रूमीनेस हो गया, ग्रुपिंग, सर्कुलेशन, सैनिटेशन, एलिगेंस, प्राइवेसी, फ्लेक्सिबिलिटी, इकोनॉमी, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन एंड फर्नीचर रिक्वायरमेंट्स। तो एक एक करके इनको लेके चलते हैं कि होते क्या है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी इमेजेस लगेंगी तो वहां से समझाना आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको एस्पेक्ट में बताया कि आपने अलग अलग जो बिल्डिंग का कंपोनेंट है उसको अलग अलग जगह पे या उनके पर्टिकुलर जो प्लेस पे रखा है ताकि आपके ऑक्यूपेंट्स को मैक्सिमम कंफर्ट मिल पाए, उसको एस्पेक्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, द पोजिशनिंग ऑफ रूम्स इन बिल्डिंग कंसिडरिंग 4 डायरेक्शंस इन सच अ वे दैट ऑक्यूपेंट्स ऑफ द बिल्डिंग वुड एंजॉय द नेचुरल कंफर्ट्स लाइक सनशाइन, ब्रीज, सीनरी एक्सेट्रा टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। तो इसी को क्या बोला गया है, एस्पेक्ट बोला गया है। इसको आप यहां से समझ सकते हैं, ये एस्पेक्ट का डायग्राम है। किसका डायग्राम है ये, एस्पेक्ट का डायग्राम है। देखिए हम यहाँ देखिए स्टडी रूम यहाँ पे बनाए, जहां पे आप बैठ के अभी पढ़ रहे होंगे, ये स्टडी रूम हमेशा नॉर्थ में होना चाहिए। इसका रीजन बीइंग, नॉर्थ से जो लाइट आती है उसका जो डिफ्यूजन होता है ना वो बहुत मैक्सिमम रहता है, इसलिए जो आपका स्टडी रूम होना चाहिए वो हमेशा नॉर्थ साइड में होना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं आपके लिविंग रूम की या ड्राइंग रूम या डाइनिंग रूम की, ये सदर्न साइड्स में रहते हैं, सदर्न ईस्ट साइड्स में, साउथ ईस्ट है ना, देखो सदर्न ईस्ट। और रीजन क्या है इसका, सुन के थोड़ा चौंक जाओगे। जो आपका विंटर्स होते हैं ना, विंटर्स में जो आपका सन का साइड रहता है वो यूजुअली ये आपका साउथ साइड रहता है ना, और समर्स में इट इज इन नॉर्थ साइड। तो आपको यहां पर अब अगेन क्या हो जाएगा, आपको विंटर्स के टाइम पे तो अच्छी धूप मिलेगी, लेकिन समर्स के टाइम पे आपको क्या रहेगा, ब्रीज मिलेगी, ठंडी हवा मिलेगी, गर्म नहीं रहेगा। तो इसलिए ये साउथ ईस्ट में कंसिडर किया जाता है। जबकि जो आपके किचन होते हैं वो यूजुअली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अच्छा माना जाता है। रीजन बीइंग, सूरज की किरणें आपके किचन में सबसे पहले आती हैं, और आप सभी को पता होगा जो पर्टिकुलर बैक्टीरियाज होते हैं तो काफी तो अल्ट्रा बेसिकली जो सूर्य की किरणें हैं उन्हीं से मर जाते हैं, है ना। तो इसीलिए किचन वाला जो पार्ट होता है थोड़ा सैक्रेड स्पेस आप कह सकते हो, क्योंकि आपके पेट में जा रहा है वहां पे जो भी बन रहा है, तो वहां पर सूर्य की किरण आना, पढ़ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हम लोग प्रेफर करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया। सिमिलरली आपका जो बेडरूम जो प्रेफर किया जाता है वो यूजुअली साउथ वेस्ट, यहाँ नॉर्थ वेस्ट में भी दे रखा है, तो यूजुअली हम इन डायरेक्शंस में प्रेफर करते हैं, ठीक है, ताकि ठंडी ठंडी हवा कमरों में आती रहे एंड अकॉर्डिंगली वी वर्क। सो ये होती है अलग अलग कंपोनेंट्स को उनकी सही जगह पर रखने का मतलब ये है कि इस तरीके से रखा है कि मैक्सिमम कंफर्ट मिल रहा है ऑक्यूपेंट को। लाइट के टाइम पे लाइट मिल रही है, हवा के टाइम पे हवा मिल रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि भैया ठंडियां हो रही है और धूप तो आ ही नहीं रही, घर तक पहुंच ही नहीं पा रही, क्योंकि घर की तो पीठ है धूप की तरफ, है ना। तो इस तरीके से नहीं बनाना चाहिए। और जब बारिशें हो रही हैं तो बारिश की साइड पे हमने घर का मुंह रखा है, और रखना क्या चाहिए, पीठ रखनी चाहिए, लेकिन हमने मुंह रखा है, पूरी बारिश है हमारे घर के अंदर घुस जाए, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्डिंग की एस्थेटिक अपीयरेंस किस तरीके की है वो प्रोस्पेक्ट होता है ना। तो ये देखिए, एक तो ये एस्थेटिक अपीयरेंस इस तरीके से दिखा रखी है कि भैया बहुत अच्छा सा बाहर से इस तरीके से दिख रहा है, और ऑक्यूपेंट जब बाहर देख रहा है वो भी अच्छा होना चाहिए, तो वो भी प्रोस्पेक्ट का ही पार्ट होता है जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। एस्थेटिकली बिल्डिंग कैसे दिख रही है, प्लस जो ऑक्यूपेंट बाहर देख रहा है तो उसे तो देख के अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, उसको तो दिख रहा है वहां कूड़े का दान,
है ना। तो इस वजह से मतलब ये एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग या फिर जो ऑक्यूपेंट अंदर है जब वो बाहर देखे तो उसको एक अच्छा फीलिंग आए, तो वो आपका प्रॉस्पेक्ट में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट इज फर्नीचर रिक्वायरमेंट। अब अगेन फर्नीचर एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है रूम का। अगर आप किचन की बात करोगे तो किचन में हमें ऐसा कोई फर्नीचर नहीं चाहिए। डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल चाहिए, ड्राइंग रूम में आपको सोफा सेट चाहिए होगा, एक छोटा सा टेबल चाहिए होगा, है ना, टीवी चाहिए होगा क्योंकि मोस्टली लोग ड्राइंग रूम में बैठ के अपने टीवी देखते हैं आराम से। अब बेडरूम की बात करें तो बेड चाहिए भाई सोने के लिए, है ना। चेयर्स चाहिए, कोई आए तो बैठ के बात कर ले। ऑफिस है तो ऑफिस में अगेन चेयर्स चाहिए, कंप्यूटर टेबल चाहिए एंड एवरीथिंग। तो डिपेंडिंग अपॉन द यूटिलिटी ऑफ द रूम अकॉर्डिंगली आपका फर्नीचर रिक्वायरमेंट चेंज होता रहता है। जिस तरीके का रिक्वायरमेंट उस तरीके का फर्नीचर आ जाता है, ठीक है ना। आप स्कूल की बात करोगे तो वहां पे बेंचेस होंगे, टेबल्स होंगे, है ना। तो इस तरीके से नेक्स्ट इज रूमीनेस। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको भी बताया था साइज ऑफ रूम, है ना। तो आपका एक नूक एंड कॉर्नर भी जिसे कहते हैं ना, वेस्ट नहीं जाना चाहिए, उसका भी जो आपने मैक्सिमम यूज किया है, दैट इज रूमीनेस। आपने देखा होगा आजकल के जो घर बन रहे हैं उनमें ना दीवारों के ऊपर ही आप लोग वो बना देते हो, लकड़ियों से कबर्ड्स वगैरह बना देते हो, ताकि जो आपके पर्टिकुलर बेड आइटम्स हैं जैसे कि आपकी रजाई हो गई, कंबल हो गए, क्विल्स हो गए और जो अदर जो रिक्वायरमेंट्स है, कुशन्स वगैरह, वो सारे आप उसमें रख सको और वो बेड पे ऐसे बिखरे पड़े ना दिखाई दें, बार बार उनको अंदर डालने निकालने का टेंशन खत्म हो, तो वहीं पे बना दिया जाता है। तो बेसिकली वो कॉर्नर यूज कहाँ कर रहे थे आप, लेकिन इनको बनाने की वजह से आपने यूज तो किया, तो जो मैक्सिमम आप यूज कर पा रहे हो एवरी कॉर्नर ऑफ योर रूम, तो दैट इज नोन एज रूमीनेस। यूजुअली ऐसा देखा गया है स्क्वायर रूम्स के कंपैरिजन में जो रेक्टेंगुलर रूम्स होते हैं वो ज्यादा रूमीनेस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग। ग्रुपिंग क्या होता है? अब देखो डिपेंडेंट होते हैं ना रूम्स। अब किचन के बगल में डाइनिंग होना चाहिए, हमने ग्रुप कर दिया भैया किचन से जो सामान आएगा वो डाइनिंग में आना चाहिए, है ना, तो आसपास कर दिया। लिविंग एरिया को किचन से दूर रखना है, क्यों? क्योंकि जो भी मेहमान आएगा वो आपके किचन में झांकेगा, नहीं तो आपके जो बेडरूम होने चाहिए वो प्राइवेट स्पेस में होने चाहिए, बिल्कुल अलग। नहीं तो जो भी मेहमान आएगा सबसे पहले आपके बेडरूम में झांक के देखेगा। तो इसलिए इसी को ग्रुपिंग कहते हैं। किचन के बगल में डाइनिंग होना चाहिए, वॉशरूम किचन के बगल में नहीं होना चाहिए, वॉशरूम आपके बेडरूम के बगल में होना चाहिए। तो बेडरूम और आपने वॉशरूम क्या कर दिया, अगल बगल कर दिया, दिस इज ग्रुपिंग। डाइनिंग रूम और आपका किचन अगल बगल हो गया, दिस इज ग्रुपिंग। So grouping is arrangement of components of building in systematic manner so as to form a homogeneous body with a comprehensive look out to meet its functional purpose। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए मेहमान आ रहा है आपके घर में, है ना, और उसे वॉशरूम ढूंढने के लिए कोने में जाना पड़ रहा है, आपने बना रखा है बिल्कुल अपनी पीछे वाली बालकनी में, और पूरे घर के अंदर तक जिसे कहते हैं पहले घुस के लास्ट में गया और वहां से बिल्कुल बाथरूम आपका तब उसको मिला है। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए, तब तो उसके आपके पूरे घर की प्राइवेसी उस तक पहुंच गई, वो पूरा घर ट्रैवल करके जा रहा है एक बाथरूम जाने के लिए। तो इस तरीके से बनाना चाहिए, इस तरीके से प्लेस करना चाहिए कि कोई आए तो बेसिकली फंक्शनल है चीजें, सारी चीजें क्या है, फंक्शनल है। मतलब बाथरूम है, बेडरूम के बगल में ही बाथरूम है या लिविंग एरिया के बगल में मेरा बाथरूम है और इजीली अप्रोचेबल है, कहीं उसके लिए पूरा घर ट्रैवल करके जाने की जरूरत नहीं है। किचन के बगल में डाइनिंग है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेडरूम के बगल में डाइनिंग बना रखा है और पूरा ट्रैवल करके बेडरूम के बगल में गए वहां खाना खा रहे हैं। तो चीजों को अपने सही जगह पे प्लेस करना ही ग्रुपिज्म कहलाता है, ठीक है ना, ताकि फंक्शनल रिक्वायरमेंट मीट हो सके। तो ये आपने देख ली थी इमेज, ये आपकी बेसिकली ये रूमीनेस का है और ये आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। देखो फंक्शनल रिक्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे इनका ये ड्राइंग एरिया होगा, इस तरीके से है। ये देखो बेडरूम है साइड में, ये जो बेडरूम है तो बेड्स वगैरह लगा रखे हैं, सेटी लगा रखे हैं एंड अकॉर्डिंगली जो भी उनका रिक्वायरमेंट था, स्टडी टेबल, अगर स्टडी रूम होगा तो स्टडी टेबल, तो रिक्वायरमेंट चेंज हो जाता है यूटिलिटी के हिसाब से। प्लस रूमीनेस में जैसे मैंने आपको बताया स्क्वायर रूम में कम रूमीनेस रहती है कंपेयर टू दैट ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम, तो वी प्रिफर टू हैव रेक्टेंगुलर रूम इंस्टेड ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट इज सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन क्या होता है? अब अरेंजमेंट, सर्कुलेशन मीन्स क्या होता है? कनेक्टिविटी है ना। अब कनेक्टिविटी एक तो विद इन द फ्लोर हो सकती है, मतलब किचन से डाइनिंग रूम में जा रहे हैं, डाइनिंग रूम से वॉशरूम जा रहे हैं, वॉशरूम से बेडरूम जा रहे हैं, दिस इज कनेक्टिविटी, है ना। एक कनेक्टिविटी हो सकती है, ऊपर से नीचे भी हो सकती है ना। तो इसी कनेक्टिविटी को बेसिकली क्या बोला गया है? सर्कुलेशन बोला गया है। जब विद इन द फ्लोर होगा तो हॉरिजॉन्टल, और अगर ऊपर जैसे स्टेयर्स के थ्रू जब आप ऊपर जा रहे हो तो वो वर्टिकल सर्कुलेशन कहलाता है।
ठीक है ना। द अरेंजमेंट ऑफ डोर्स, विंडोज एंड पैसेजेस विद इन द बिल्डिंग, दिस इज नोन एज सर्कुलेशन। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया इट कैन बी विद इन द फ्लोर, इट कैन बी जैसे इन बिटवीन द फ्लोर्स एज वेल, विद इन द फ्लोर एंड इन बिटवीन द फ्लोर्स। तो अगर विद इन द फ्लोर होगा तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन और बिटवीन द फ्लोर्स होगा तो वर्टिकल सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज सैनिटेशन। सर्कुलेशन बेसिकली हवा का सर्कुलेशन और बाकी सब चीजें, मतलब उस हिसाब से सोचना, अब ऐसा मत सोचना कि 4 लाइनें वहां लिखी है तो वही है, जो समझा रही हूँ वो समझना। नेक्स्ट इज सैनिटेशन। अब देखो सैनिटेशन का मतलब खाली ये नहीं होता कि मैंने बाथरूम प्रोवाइड कर दिया, मेरा सैनिटेशन का काम खत्म हो गया। सैनिटेशन मींस कंप्लीट, एक तो वेंटिलेशन फैसिलिटीज हो, कंप्लीट लाइटनिंग फैसिलिटीज हो। अगर मैं स्टेयर्स की बात कर रही हूँ, स्टेयर किसी अंधेरे कोने में है तो उसके अंदर लाइट हो, ऐसा ना हो कि अंधेरे में है तो बिल्कुल लाइट ही नहीं है, कोई गया और गिरा पड़ा मिला फिर बाद में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सैनिटेशन खाली वॉशरूम और ये जो यूरिनरी ट्रैक्स हैं सिर्फ ये सैनिटेशन नहीं होता। सैनिटेशन मतलब ओवरऑल एक तो सफाई, दूसरा ओवरऑल वेंटिलेशन, ओवरऑल वेंटिलेशन इन द सेंस बेसिकली जो ये यूरिनल्स वेंटिलेशन की बात कर रही हूँ, वेंट पाइप एंड ऑल, प्लस इसके अलावा जो आपका ये हो गया लाइटनिंग फैसिलिटीज, वो भी आपका सैनिटेशन में ही कंसिडर यहाँ पर की जाती हैं। तो ये प्रॉपर होना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं है तो पहली चीज, मान लीजिए अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं था आपके यूरिनरी ट्रैक्ट्स का, तो आप बाथरूम की बदबू आपके घर में फैल जाएगी एंड दैट वुड नॉट बी गुड। प्लस अगर मैं आपके कमोड्स वगैरह की बात करूं या बाथरूम की या वॉशरूम की, जिसकी भी आप बात करना चाहें उसकी बात करूं, अगर मान लीजिए कोई गया, फ्लश ही आपका काम नहीं कर रहा है ना, या सिंक ही आपका काम नहीं कर रहा है, सिंक चोक हो रखा है, तो वो अगेन आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो ये भी सैनिटेशन का पार्ट है सारे के सारे, तो इनको भी कंसिडर करना बहुत जरूरी है। तो सारा का सारा सैनिटेशन में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट इज एलिगेंस। एलिगेंस मींस जो बिल्डिंग की ब्यूटी है, इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। इट इज द ओवरऑल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एलिवेशन एंड जनरल लेआउट ऑफ अ प्लान ऑफ अ बिल्डिंग। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से इसको समझाती हूँ। एक बिल्डिंग है, वो ना आप रोड लेवल से नीचे बनी हुई है, और एक बिल्डिंग है जो रोड लेवल के ऊपर है। कौन सी ज्यादा अच्छी दिखेगी, नीचे वाली कि ऊपर वाली? ऑब्वियसली ऊपर वाली। नीचे वाली लगेगी यार यहाँ बारिश का पानी आएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ये वो अलाना फलाना। तो दिस इज व्हाट एलिगेंस इज। डिप्रेशन में कोई चीज बनी होगी ना, आपको अच्छी नहीं लगेगी, एलिवेशन पे होगी तो आपको हमेशा अच्छी लगेगी। और यही क्या है, ब्यूटी जो है बिल्डिंग की, वो यही एलिगेंस ही कहलाती है। तो आपकी बिल्डिंग ओवरऑल कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, वो आपका क्या कहलाता है, एलिगेंस कहलाता है। नेक्स्ट इज प्राइवेसी। अब जब आप प्राइवेसी की बात करते हो तो प्राइवेसी में आप हमेशा याद रखना, जैसे आपने सुना होगा कभी भी जो आपका बेडरूम है, जब बेडरूम का दरवाजा खुले तो आपका जो बेड है वो दरवाजे के सामने नहीं आना चाहिए, है ना। रीजन भी आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो मतलब आपकी जो भी प्राइवेट स्पेसेस होते हैं, आपको डोर्स, विंडोज और इन सब चीजों का या जो प्लेसमेंट है वो इस तरीके से करना है कि जो विजिबल कौन बने, मतलब जहां से दिखाई दे रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताती हूं, ये एक पर्टिकुलर रूम था, है ना, ये पर्टिकुलर रूम था एंड दिस इज योर प्राइवेट स्पेस, दीज आर योर प्राइवेट स्पेसेस। लेकिन अब मैंने यहां पर इस तरीके से लोकेशन बनाई या इस तरीके से मैंने वो डोर प्लेस किया या विंडो प्लेस की कि जो मेरा विजिबल कौन है वो मैक्स टू मैक्स इतना जा सकता है, यहां से देख रही हूं, ठीक है ना। दिस इज योर बिल्डिंग और ये मेरे प्राइवेट स्पेसेस थे, यहां से मैंने इसका प्लेसमेंट इस तरीके से किया कि सिर्फ यही एरिया विजिबल होगा, मेरे ये एरिया विजिबल नहीं होंगे, ये एरिया मेरे विजिबल नहीं होंगे। सो दिस इज व्हाट प्राइवेसी इज। आपको अपने प्राइवेट स्पेसेस इस तरीके से पहले से ही सोच के डिजाइन करने हैं कि आपका जो मैक्सिमम विजन रहे वो उस तरफ ना रहे, बाकी तरफ रहे। देखो ये दोनों बच गए ना, यहां से इन्होंने विजन दिया, ना ये दिखाई दिया, ना ये दिखाई दिया, पूरा रूम दिखाई दे रहा है पर यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस तरीके से प्लेस किया। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आप अकॉर्डिंगली रूम के अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली प्राइवेसी इज आपकी खिड़की दरवाजे ऐसी जगहों पे ना हो कि पड़ोसी आपके घर में झांक पा रहा है, सिर्फ पड़ोसी ही नहीं आपके रिश्तेदार घर में आ रहे वो भी आपके कमरे में झांक पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब बहुत सिंपल है, इसको समझिएगा, जो लिखा है 4 लाइनें वो तो पढ़नी है। उसके अलावा मैं आपको अगर लेमैन लैंग्वेज में बताऊं या जनरल लैंग्वेज में बताऊं, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। मान लीजिए एक ना बड़ा सा कमरा था, वो हम एज अ ड्राइंग रूम यूज कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या हुआ, फैमिली बड़ी है आपकी और आपको पता है कि आपके घर में कमरों की कमी है, मतलब रूम्स कम है,
और आपको एक रूम एडिशनल चाहिए, तो आपने क्या किया, ड्राइंग रूम क्योंकि बहुत बड़ा था आपने बीच में एक पार्टीशन वॉल डाल दी, है ना, तो आपका एक छोटा सा रूम निकल कर आ गया। तो ये रूम कैसे निकला, क्योंकि वो रूम पहले से बड़ा था, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हो गई ना, आपने बड़े रूम को तो छोटा कर सकते हो ना, तो उससे एक और रूम निकल कर आ गया। तो हमेशा कोशिश ऐसी की जाती है कि रूम्स आपके बड़े निकाले जाएं, ताकि इन केस फ्यूचर में अगर ऐसा हो कि आपको किसी और पर्पस के लिए उस रूम को यूज करना पड़े तो आप उसको यूज कर पाओ। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक बड़े ड्राइंग रूम से 2 छोटे रूम आ गए, एक ड्राइंग रूम भी बन गया और एक छोटा रूम भी बन गया, है ना। उसी तरीके से इसको बोला जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। क्या बोला जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी। इसलिए हमेशा बड़ी स्पेसेस हम लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि बड़े स्पेसेस से छोटे बनाने आसान है, छोटे से बड़े नहीं बन पाते, याद रखिएगा, ठीक है। सो दिस इज द सर्कुलेशन। देखो यहाँ पे डोर और विंडो का प्लेसमेंट इस तरीके से किया गया है कि हवा जब आए तो इस तरीके से ये सर्कुलेट होकर पूरा हर एक कमरे में पहुंचे। तो दिस इज व्हाट सर्कुलेशन। जो विद इन द फ्लोर होगा तो हॉरिजॉन्टल, और बिटवीन द फ्लोर हो रहा होगा तो वो वर्टिकल। ये आपका प्राइवेसी के लिए लगाया है मैंने, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, दिस इज द एरिया ऑफ प्राइवेसी। यहाँ पे आपका विंडो या जो भी डोर था और यही एक्सपोज एरिया, ये दोनों बच गए। यहाँ पे देखो इस तरीके से दिया कि एरिया बच गया क्योंकि प्राइवेट एरिया था। सिमिलरली यहाँ पे ये प्राइवेट एरिया था तो एक्सपोज एरिया, डोर इस तरीके से दिया कि एक्सपोज एरिया इतना ही रहे, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। अगेन इकोनॉमी तो आपको पता ही है, ये तो एक मेजर फैक्टर हमारा हर चीज में रहने ही वाला है। तो इकोनॉमी के हिसाब से ही काम किया जाता है कि जितने रिसोर्सेज हैं और जितना पैसा है वो आपका अकॉर्डिंगली ही काम होगा। लेकिन कभी भी इकोनॉमी के चक्कर में स्ट्रेंथ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, तो वो एक ध्यान में रखने वाली चीज हमेशा रहती है। कम में बनाओ लेकिन अच्छा बनाओ। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस। अब अगेन आपने 10 चीजें पढ़ ली, ये करना है, वो करना है, ये प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है, पर इसके अलावा भी जो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है वो देखनी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दैट दिस शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो जो स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, कन्वीनियंस है, कंफर्ट है ऑक्यूपेंट्स का, वो क्योंकि क्या कहते हैं ग्राहक भगवान समान है, तो आपका जो बेसिकली ऑक्यूपेंट है वो भी तो आपका एक तरीके का ग्राहक ही है, तो वो आपका बेसिकली उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, कन्वीनियंस और कंफर्ट क्या वो हकदार है और वो उसको मिलना ही चाहिए। दूसरा, हमेशा क्या रहने चाहिए, ठीक है ना, फ्यूचर एक्सटेंशन के प्रोविजंस रहने चाहिए। मतलब अगर मैं कल को उसमें तीसरा फ्लोर बनाना चाहूं तो मैं बना पाऊं, ऐसा ना हो कि आपने बिल्कुल ही ऐसा कर रखा है कि हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट इज स्ट्रांग होनी चाहिए बिल्डिंग, कैपेबल होनी चाहिए, ताकि वो अर्थक्वेक्स वगैरह जो आते हैं उनको भी हैंडल कर पाए, मतलब एडवर्स सिचुएशंस को भी झेल पाए। नेक्स्ट, एलिवेशन शुड बी सिंपल येट अट्रैक्टिव। एलिवेशन सिंपल हो लेकिन दिखने में अच्छा हो, ऐसा ना हो बहुत ही सिंपल कर दिया और दिखने में बेकार हो रहा हो, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वो बना देते हैं आगे ना, बालकनीज बना देते हैं या कुछ अट्रैक्टिव करने के लिए कर देते हैं, लेकिन जो निकल कर आता है वो उन्होंने गुड़ गोबर कर दिया होता है। तो ऐसा भी नहीं करना है, तो आप सिंपल रखो लेकिन अच्छा दिखाओ। नेक्स्ट इज larger size of room should always be considered as far as possible, as it can be shortened by providing partitions, but smaller rooms cannot be enlarged easily। क्या ये वही पॉइंट नहीं है जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया है ना। तो ये भी कंसिडर करना हमें बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो अपार्ट फ्रॉम द अदर कंसिडरेशन दिस प्रैक्टिकल कंसिडरेशन शुड बी टेकन फॉर श्योर, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो और साथ ही साथ समझ में भी आया हो। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक इट इजी। थैंक यू।